हेलो स्टैंडर्ड 6। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का पाठ सात का विषय है लिंग तथा वचन पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आप ये जानिए कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, शब्द के जिस रूप से उस शब्द के स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति के होने के बारे में पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति के बारे में बतलाता है और स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति के बारे में बतलाता है। ठीक है ना। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। तो अब हमारे सामने यह प्रश्न है कि लिंग की पहचान कैसे की जाएगी कि वह शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है। तो प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान तो बड़े सरलता से हो जाती है, आसानी से हो जाती है। जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं उनमें लिंग की पहचान बड़े आसानी से हो जाती है, किंतु निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण व्याकरण के द्वारा होता है। परंतु जो सजीव वस्तुएं हैं उनका लिंग निर्धारण हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका लिंग का जो निर्धारण होता है, लिंग के बारे में हम उनका पता व्याकरण के द्वारा चलता है। वाक्य प्रयोग द्वारा शब्द का लिंग स्पष्ट हो जाता है। कई बार जब हमें उस वस्तु की लिंग के बारे में नहीं पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग शब्द है या अथवा पुल्लिंग शब्द है, तो हम उन शब्दों का जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसके लिंग का निर्धारण हमें हो जाता है, मतलब लिंग के बारे में पता चल जाता है। अब है लिंग परिवर्तन। लिंग कैसे बदल सकते हैं। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। अंत में मतलब बाद में लगाए जाते हैं। तो जिस शब्दांश का प्रयोग हम शब्द के अंत में करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, शिष्य पुल्लिंग शब्द है और जब इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो शिष्य जोड़ आ शिष्या, आचार्य जोड़ आ आचार्या, सुत जोड़ आ सुता, छात्र जोड़ आ छात्रा। ठीक है ना। उसी तरह अध्यक्ष जोड़ आ अध्यक्षा, महोदय जोड़ आ महोदया। अब है इया प्रत्यय जोड़कर, जैसे लोटा जोड़ इया लुटिया, गुड्डा जोड़ इया गुड़िया, चूहा जोड़ इया चूहिया, बूढ़ा जोड़ इया बुढ़िया, बेटा जोड़ इया बिटिया, डिब्बा जोड़ इया डिबिया। ये हो गया आपको इया प्रत्यय जोड़कर। अब है आनी प्रत्यय जोड़कर, जेठ जोड़ आनी जेठानी, सेठ जोड़ आनी सेठानी, देवर जोड़ आनी देवरानी, इंद्र जोड़ आनी इंद्रानी। ये है आनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया यहाँ पर। अब है वती या मति जोड़कर, गुण जोड़ वती गुणवती, श्रीमान जोड़ मति श्रीमती, बलवान जोड़ वती बलवती, बुद्धिमान जोड़ मति बुद्धिमती, भगवान जोड़ वती भगवती, धनवान जोड़ वती धनवती। यह है आपका वती और मति प्रत्यय जोड़कर। अब है आइन प्रत्यय जोड़कर। आइन पंडित पुल्लिंग शब्द है और जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसमें आइन प्रत्यय जोड़ा जाएगा। जैसे पंडित जोड़ आइन पंडिताइन, ठाकुर जोड़ आइन ठकुराइन, बाबू जोड़ आइन बबुआइन, हलवाई जोड़ आइन हलवाइन, लाला जोड़ आइन ललाइन, चौबे जोड़ आइन चौबाइन। ठीक है ना। ये हो गया आपका आइन प्रत्यय जोड़कर। उसी तरह इका प्रत्यय जोड़कर, लेखक जोड़ इका लिखा लेखिका, अध्यापक जोड़ इका अध्यापिका, बालक जोड़ इका बालिका, शिक्षक जोड़ इका शिक्षिका। ठीक है ना। ये इनसे हम पुल्लिंग शब्दों को हम इका प्रत्यय जोड़कर उनका स्त्रीलिंग हमने बनाया है। अब है इनी जोड़कर, तपस्वी जोड़ इनी तपस्विनी, स्वामी जोड़ इनी स्वामिनी, यशस्वी जोड़ इनी यशस्विनी, ओजस्वी जोड़ इनी ओजस्विनी,
तेजस्वी जोड़ इनी तेजस्विनी, अभिमानी जोड़ इनी अभिमानिनी। ये आप हो गया आपको इनी प्रत्यय जोड़कर, ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हमने बनाया है। अब है ई प्रत्यय जोड़कर, नर जोड़ ई नारी, पुत्र जोड़ ई पुत्री, देव जोड़ ई देवी, चाचा जोड़ ई चाची, बेटा जोड़ ई बेटी, दास जोड़ ई दासी, ठीक है ना। इसी तरह प्रत्यय जोड़कर आपने समझा कि कैसे प्रत्यय जोड़कर हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब है लिंग संबंधी विशेष बातें। जो लिंग संबंधी विशेष बातें होती हैं वो क्या है? कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक ही लिंग में किया जाता है। कुछ प्राणीवाचक शब्द, सजीव शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक ही लिंग में, मतलब दोनों पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में वो शब्द एक ही समान होता है। ऐसे शब्दों में मादा या नर लगाकर लिंग परिवर्तन किया जाता है। ऐसे शब्दों में हम अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो मादा, और अगर पुल्लिंग बनाना हो तो नर जोड़कर इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हैं। जैसे खरगोश, नर खरगोश मतलब पुल्लिंग और मादा खरगोश मतलब स्त्रीलिंग। कौवा, नर कौवा मतलब पुल्लिंग और मादा कौवा मतलब स्त्रीलिंग। उसी तरह नर चीता, नर गिलहरी, नर तितली, और ये हो गया आपका पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग में हो गया मादा चीता, मादा गिलहरी, मादा तितली, ठीक है ना। उसी तरह उल्लू में नर उल्लू, नर मक्खी, नर मछली, ये हो गया आपका पुल्लिंग। मादा उल्लू, मादा मक्खी और मादा मछली, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंग, मतलब एक ही तरह प्रयोग किए जाते हैं दोनों लिंगों में। तो जब उसका हमें लिंग निर्धारण करना हो तो उसके आगे हम नर और मादा जोड़कर उनका लिंग परिवर्तन करते हैं। जो पुल्लिंग होगा उसके आगे नर लगाएंगे, जो मादा होगा उसके आगे हम जो स्त्रीलिंग होगा उसके आगे हम मादा लगाएंगे। कुछ पुल्लिंग शब्दों का पूर्ण परिवर्तन कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, मतलब उसके रूप बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे सम्राट का स्त्रीलिंग होगा सम्राज्ञी, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, बैल का गाय, पिता का माता, पति का पत्नी, कवि का कवयित्री, युवक का युवती, विधुर का विधवा, वर का वधू। बिल्कुल ही अलग हो गया है ये, ठीक है ना। तो इनका शब्दों का जो पूरी तरह से ये बदल गया है, पूरी तरह से ये बदल दिए गए हैं, ठीक है। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग के रूप में होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में ही होता है। जैसे दिनों के नाम में रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार आदि, ये पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि, ये पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। पर्वतों के नाम में हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल आदि। ग्रहों के नाम में आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, ये पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है, मतलब पृथ्वी अपवाद है, पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। फलों के नाम में आम, केला, तरबूज, अंगूर आदि। वृक्षों के नाम में आपको बरगद, पीपल, नीम आदि। रत्नों के नाम में नीलम, हीरा, पन्ना, मोती, लेकिन यहाँ पे रूबी अपवाद है, रूबी क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी तरह अनाजों के नाम में गेहूं, चावल, बाजरा आदि पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। देशों के नाम में आपको भारत, कोरिया, इंग्लैंड, स्पेन आदि, लेकिन यहाँ पे एक शब्द श्रीलंका है और श्रीलंका अपवाद है, श्रीलंका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। श्रीलंका नगर नहीं, श्रीलंका नगरी। धातुओं के नाम में लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, लेकिन चांदी अपवाद है, चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। ये सारे शब्द पुल्लिंग हैं, लेकिन चांदी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पदों तथा व्यवसायों के नाम में प्रबंधक, चपरासी, अभियंता, मैनेजर, निदेशक, प्रोफेसर आदि, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान ही प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो पुरुष जाति का हो अथवा वो स्त्री जाति का हो, ठीक है ना। चाहे वो प्रबंधक में पुरुष प्रबंधक हो या चाहे स्त्री प्रबंधक हो, प्रोफेसर में पुरुष प्रबंधक हो या फिर स्त्री प्रबंधक हो। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में होता है, सदा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम
कावेरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोमती, महानदी आदि भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। झीलों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। गहनों के नाम जैसे चूड़ी, माला, अंगूठी, नथनी, पायल ये सभी स्त्रीलिंग में होते हैं। भाववाचक संज्ञाओं के नाम जैसे मुझे बहुत घबराहट हो रही है, शांति, सुंदरता, अहिंसा आदि ये सभी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द उभयलिंगी होते हैं जिनके लिंग की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से होती है। उभयलिंगी मतलब दोनों लिंगों में होती है। जैसे राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो ये हो गया आपको पुल्लिंग। राष्ट्रपति आ रही हैं, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। यहाँ पे देखिए रहे हैं और रही हैं क्रिया शब्दों के द्वारा हमें इनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पता चला है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? उभयलिंगी, मतलब दोनों लिंगों में एक समान। अब हम जानते हैं वचन। वैसे तो वचन का सामान्य अर्थ होता है वादा करना, अपनी बात कहना, ठीक है ना। लेकिन व्याकरण में वचन का मतलब होता है संख्या। व्याकरण में वचन का क्या मतलब होता है? संख्या से होता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसकी संख्या के बारे में पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब कोई वस्तु शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है, एक होने की हमें जानकारी मिलती है, उसे हम एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। मतलब एक होने का पता चले तो एक वचन, और एक से अधिक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे चूहा एक वचन है, परंतु चूहे क्या हो गया? बहुवचन हो गया। या उसी तरह यहाँ पे देखिए मछलियों की संख्या 2 है, मछली 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका बहुवचन हो गया मछलियाँ। पंखे 2 हैं या 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? पंखे हो जाएगा। माला 2 है, मतलब एक से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? मालाएं होगा। अब है वचन संबंधी विशेष बातें। किसी ही वाक्य में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से होती है। वचन की पहचान कैसे होती है? वाक्य में प्रयोग किया गया संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से। जैसे संज्ञा से चिड़िया उड़ रही है, पुस्तक नई है, तो चिड़िया और पुस्तक क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे बहुवचन में देखेंगे चिड़िया उड़ रही हैं, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया। पुस्तक का बहुवचन क्या होता है? पुस्तकें। पुस्तक नई है एक वचन, पुस्तकें नई है, ये एक नई है, ये क्या हो गया आपका? बहुवचन। सर्वनाम से जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक वचन, हम पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा? बहुवचन। वह मेरा मित्र है, तो वह सर्वनाम है। और यहाँ पे वे क्या है? वह एक वचन हो गया, लेकिन यहाँ पे वे मेरे मित्र है, वे क्या हो गया? बहुवचन हो गया। उसी तरह क्रिया से शेर दहाड़ रहा है, मतलब शेर अकेला है, तो एक वचन हो गया। शेर दहाड़ रहे हैं, मतलब शेरों की संख्या एक से अधिक है, तो ये हो गया आपका बहुवचन। सैनिक घायल हो गया, मतलब एक सैनिक घायल हो गया, एक वचन। सैनिक घायल हो गए, यहाँ क्रिया शब्दों से पता चल रहा हो गए, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका बहुवचन। ठीक है। हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द सदा एक वचन में होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे वर्षा, जनता, चाय, पानी, आकाश, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में होते हैं। आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन आदि, इनका प्रयोग अकेले होने पर भी, अगर कोई व्यक्ति अकेले भी है तो भी इनका प्रयोग क्या होगा? बहुवचन में ही होगा। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम्हारी बात सुनकर मेरे तो प्राण ही निकल गया नहीं, बल्कि क्या होगा? प्राण ही निकल गए। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक ही व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो हमसे श्रेष्ठ हो, बड़े हो, या फिर जिनका हम आदर करते हैं, उनके लिए अकेले होने पर भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के कोई मित्र आए हैं, तो वो अकेले आए हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि
गुप्ता जी या फिर गुप्ता अंकल आया है। आप क्या बोलेंगे? गुप्ता अंकल आए हैं या फिर गुप्ता जी आए हैं। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग हम करेंगे। दादाजी अकेले हैं तो दादाजी सैर करने गया है नहीं, बल्कि क्या होगा? दादाजी सैर करने गए हैं। ठीक है। और द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जो द्रव्यवाचक वस्तु होती है वो और द्रव्यवाचक होती है वो और भाववाचक संज्ञा जो होती है उनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। जैसे बगीचे की सुंदरता देखते ही बनती है, दही की लस्सी बहुत स्वादिष्ट होती है। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती है, जैसे राजा, दादा, मामा, काका, ये दोनों वचन में एक समान ही रहती है। ठीक है, इस तरह आपने वचन के बारे में जाना। अब है एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। कुछ शब्दों में हम जिसके अंत में अ हो तो उसमें ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे गाय य है और य में कौन सा स्वर मिला होता है? अ। तो गाय से क्या हो जाएगा? गायें। बात से त है अंत में, तो त में क्या मिला हुआ है? अ स्वर मिला हुआ है, तो बात से क्या हो जाएगा? बातें। ठीक है। उसी तरह पुल्लिंग शब्द के अंत में आ हो तो ए हो जाता है। अगर पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो, बाद में आ हो, तो उसको हम ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, कमरा, कमरे, छाता, छाते, चश्मा, चश्मे आदि। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई हो तो बहुवचन में या जोड़ दिया जाता है। जैसे नीति, नीतियाँ, विधि, विधियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, रीति, रीतियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, जाति, जातियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई हो तो बहुवचन में इया जुड़ जाता है। अगर ई हो मतलब दीर्घिकार हो अंत में, तो उसमें क्या लगा देंगे? इया। दीर्घिकार हर्षिकार में बदल जाता है, जो कि एक गलती आप लोग बराबर करते हैं। ठीक है ना। जब भी वचन बदलना हो और शब्द के अंत में दीर्घिकार हो तो दीर्घिकार हर्षिकार में बदल जाएगा और इया जोड़ देंगे उसमें हम। जैसे सीढ़ी, सीढ़ियाँ, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, कली, कलियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो बहुवचन में या हो जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन या होगा, चिड़िया। या मतलब ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। बुढ़िया, बुढ़िया, खटिया, खटियाँ, डाली, 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 डालिया, डालियाँ, टिकिया, टिकियाँ, या। ठीक है ना। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जैसे ऋतु, वधु, माला, बहु, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, उसके अंत में ए लगाकर भी हम उनका वचन बदलते हैं। जैसे ऋतु से ऋतुएं, वधु से वधुएं, माला से मालाएं, बहु से बहुएं। कभी कभी एक वचन शब्दों के साथ, जो शब्द एक वचन के होते हैं, उनके साथ वृंद, वर्ग, दल, जन, गण, लोग आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे छात्र से छात्रगण, छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्रगण। गुरु, गुरुजन, बालक, बालक वृंद, युवा, युवा वर्ग, मित्र, मित्रगण। ठीक है। वर्ग मतलब युवाओं का समूह, तो यहाँ पे वर्ग होगा। मित्र, मित्रगण, मजदूर, मजदूर वर्ग। ठीक है। तो इस तरह आपने एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम के बारे में पढ़ा। लेकिन पाठ को समझने के बाद भी पूरे पाठ को आप अच्छे तरह से इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे, तो आपको पाठ समझने में आसानी होगी। और फिर आगे जो वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, गलतियाँ हैं, वो आप, या फिर लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप पाठ को अच्छी तरह करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।